दो दिलों की दास्तान किस्त नंबर 1। शाम होने को थी। कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस की वजह से वो लेट हो गई थी, इसलिए उसने शॉर्टकट लेने का सोचा। वो जो अपने दुश्मन को रास्ते पर ही ठिकाने लगा रहा था। एक नसौनी चीख सुनकर पीछे देखा तो वो थर थर कांप रही थी। उसने कहा ये सब असल में देखा था। ये सारे सीन तो वो फिल्मों में देखती आई थी और वहाँ भी इसकी चीख निकल जाती थी, और अब असल में ये सब देखकर वो बस बेहोश होने को थी। वो शॉर्टकट लेकर आ ही रही थी जब बिल्कुल सामने उसने एक शख्स को दूसरे शख्स को बेदर्दी से काटते देखा। मारने वाले ने खुद को छुपाया हुआ था। अगर कुछ नज़र आ रहा था तो उसकी नीली आंखें बस। वो उस बंदे को टिकाने लगाता उसकी तरफ आया। अपनी तरफ बढ़ता देखकर उसकी सांस ही अटक गई थी। वो अब बिल्कुल उसके सामने आ गया था। उसे गाड़ी से पिन करते वो उसका डरा सहमा रूप देख रहा था। आज से पहले इतना मुकम्मल हुस्न उसने कभी न देखा था। मुझे जाने दो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, प्लीज़ जाने दो, वो रोते हुए बोल रही थी जब उसने उसके होंठों पर उंगली रखते उसे खामोश करवाया। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, लेकिन ख़बरदार अगर तुमने किसी को कुछ भी बताया तो, वरना जिस तरह इस आदमी को मैंने मारा, नहीं मारा नहीं, जिस तरह काटा है, बल्कि यही हाल होगा तुम्हारा। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, मुझे जाने दो प्लीज़। वो रोते हुए बिल्कुल बेहोश होने के करीब थी। ऐसा नहीं था कि वो किसी से डरता था। कोई आज तक उसका बाल भी बिका न कर सका था, लेकिन इसका डरा सहमा चेहरा देखकर उसे मज़ा आ रहा था। वो जान बच जाने पर जल्दी से गाड़ी में बैठती वहाँ से चली गई थी। अब या तो उस लड़की की बदकिस्मती थी या फिर उस बस की खुशकिस्मती कि उसकी नज़र इस चेहरे पर पड़ गई थी। वो मुस्कुराता हुआ अपना काम करता वहाँ से चला गया था। काश तुम पैदा होते ही मर गई होती तो आज इतनी जिल्लत ना उठानी पड़ती। अगर मुझे पता होता ना कि जिसके पैदा होने पर मैं जो इतनी खुशियाँ मना रहा हूँ वो आगे जाकर मुझे यूँ ज़लील और रुस्वा करेगी, तो मैं उसी वक्त अपने हाथों से तुम्हें मार डालता। जहाँ मेरी इतनी इज्जत थी, इतना रौब था, वहाँ आज मेरी इज्जत दो कौड़ी की नहीं छोड़ी तुमने। शायद हमारी ही तरबियत में कोई कमी रह गई थी। काश तुम मर जाओ। वो उस पर दाड़ रहे थे जबकि वो बुत बनी सब कुछ सुन रही थी। वो बाप जो उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरा वो बाप जो उसकी ख्वाहिश उसके मुंह से निकलने से पहले पूरा कर देते थे, वो आज उसके मरने की दुआ कर रहे थे। बेगुनाह होते हुए भी वो गुनाहगार बन गई थी। जितना खुद को संभाल कर रखा था, जितनी हिफाजत उसने अपनी इज्जत की थी, वो आज मिट्टी में मिल गई थी। सिर्फ़ और सिर्फ उस एक शख्स की वजह से। वो दुल्हन बनी बैठी थी जब उसको पता चला कि उसकी बारात नहीं आ रही। लड़के ने शादी से इनकार कर दिया है, तो वह आधी तो उसी वक्त मर गई थी। अब उसने शिद्दत से अपनी मौत की तमन अब उसे शिद्दत से अपनी मौत की तमन्ना थी। फिर एकदम वो चकरा कर नीचे गिरी थी और उसने शिद्दत से मरने की दुआ की थी। और फिर बाद में अंधेरा छा गया था, उसकी आंखों में भी और शायद उसकी ज़िंदगी में भी। इतने बड़े रकबे पर पहली ये हवेली अपनी शान और शौकत का मुँह बोला सबूत थी। हवेली क्या, एक महल था जहाँ राजपूत फैमिली बड़ी शान से आबाद थी। ये हवेली कई राज अपने अंदर दफनाए हुए थी। इस हवेली में 4 भाई एक साथ रहते थे। पोर्शन सबके अलग अलग थे, लेकिन खाना सब लोग एक साथ खाते थे। लेकिन चौथा पोर्शन हमेशा बंद रहता था, जहाँ किसी को भी जाने की इजाज़त न थी। क्या रास्ता जो अब तक छुपा हुआ था कोई नहीं जानता था। घर में नौकरों की फौज थी, लेकिन खाना घर की औरतें ही बनाती थी। सदाम राजपूत इस हवेली के सरबराह थे। ज़हरा बेगम ने भी बहुओं को बिल्कुल बेटियों की तरह रखा था, और बहुएं भी आपस में बिल्कुल बहनों की तरह रहती थी।
उन सबके होते हुए भी ज़हरा बेगम को हमेशा एक वजूद की याद तड़पाती थी, लेकिन वो शौहर के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई काम नहीं करना चाहती थी। उनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा रफ़ीक राजपूत, जिनकी शादी फ़ातिमा बेगम से हुई थी, जो हवेली में बड़ी बहू के नाम से जानी जाती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटा मस्तिक राजपूत, जिससे ख़ानदान के सब लड़के लड़कियां डरते थे। उनकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी कि सब उससे थोड़ा फासले पर रहते थे, लेकिन सब उनकी इज़्ज़त भी बहुत करते थे। और दूसरी तरफ वो ख़ुद भी अपनी फैमिली के लिए बहुत पॉजिटिव थे। अपने बहन भाइयों से बहुत मोहब्बत करता था। अब वो अपने बाबा के साथ ऑफिस जाता था। उससे छोटा मन राजपूत, जो यूनिवर्सिटी के दूसरे साल में थे और किसी के इश्क में डूबे हुए थे, लेकिन सामने वाले ने घास भी नहीं डाला था, लेकिन वो उम्मीद नहीं हारा था। हमेशा कहता था दुनिया उम्मीद पे कायम है और एक दिन वो भी जीत ही जाएगा। वो मस्ती के बिल्कुल उलट था, बहुत हंसमुख और शरारती सा। और आखिर में थी ज़ारा राजपूत, जिसने अभी कॉलेज जाना स्टार्ट किया था। 2 साल ज़ाया कर दिए थे। उसके मुताबिक कौन सा उसने पढ़कर कोई आइटम बम बनाना था, लेकिन मस्तिक ने ज़बरदस्ती उसका एडमिशन करवाया था। अब वो और उसकी कज़न सफ़ा और मरवा तीनों कॉलेज की स्टूडेंट थी। ज़ारा चौके बड़ी थी, तो वो दोनों उसे आप ही कहती थी। रफ़ीक के बाद थे सईद राजपूत, जिनकी शादी फ़रहा बेगम से हुई थी। उनके भी 2 बच्चे थे, बड़ी बेटी अक्सा राजपूत और बेटा बिलावल राजपूत। तीसरे नंबर पर आती थी रफ़ीक और सईद से छोटी बहन सदीक़ा राजपूत, जिनकी शादी उनके चचा ज़ाद से हुई। उनके भी 2 बच्चे थे, बड़ा बेटा साद राजपूत और बेटी सादिया राजपूत। सदीक़ा के बाद ताहिर राजपूत, जिनकी सिर्फ 2 बेटियां थीं, सफ़ा और मरवा। उनकी शादी मिसरत बेगम से हुई, जो फ़रहा बेगम की छोटी बहन भी थी। जबकि चौथे बेटे के बारे में सिवाय बड़ों के कोई नहीं जानता था। वो और रफ़ीक दोनों जुड़वा थे और किसी को उस बारे में हवेली में बात करने की इजाज़त न थी, लेकिन सब लोग असल बात जानने के लिए मुतजस्सिस थे। आइज़ल कहाँ हो बेटा? जी मामा अभी आई। वो जल्दी से अलमारी में कपड़े रखते हुए नीचे आई, जहाँ सफ़िया बेगम खाना बना रही थी। जी मामा, वो किचन में आते बोली। कहाँ थी बेटा, कब से बुला रही हूँ। मामा, आपकी लाडली ने अलमारी का कबाड़ा कर दिया था, वहीं सेट कर रही थी। आपको पता तो है, एक चीज़ निकालनी हो तो पूरी अलमारी उलट पुलट कर देती है। हाँ, ये तो ठीक कहा तुमने। अच्छा ऐसा करो, सलाद बना दो। तुम्हारे पापा और भाई आने वाले होंगे और तुम्हारी बहन भी आने वाली होगी। अच्छा किया जो तुम आज स्कूल नहीं गई, आज बहुत काम था, काम वाली ने भी छुट्टी कर ली थी। जी मामा, बना देती हूँ, बस 2 मिनट लगेंगे। वो खीरे और टमाटर लेती सलाद बनाने लगी। ये थी जाहिद साहब की फैमिली। जाहिद एक बैंक मैनेजर थे। सफ़िया से उनकी पसंद की शादी थी। उनके 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा ज़हीर, जो एक पुलिस ऑफिसर था, फिर आइज़ल जो मास्टर्स के बाद एक अच्छे स्कूल में जॉब करती थी, और आखिर में थी शोख चंचल लम्स, जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। बच्चों पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई थी। इन मियाँ बीवी ने यहाँ तक कि उन्हें अपना लाइफ पार्टनर भी खुद चुनने की इजाज़त थी, लेकिन वो तीनों कभी अपनी हद से ना बढ़े थे। अब्दुल वो खून से भरे कपड़ों के साथ घर में दाखिल हुआ और मुलाजिम को आवाज़ दी। जी साहब जी। अब्दुल फ़ौरन हाजिर हुआ। लेट होने का अंजाम वो खूब जानता था। वो क्या बल्कि सारे मुलाजिम ही उससे बहुत डरते थे। मेरे कपड़े निकालो जल्दी। जी साहब। वो जल्दी से उसके कपड़े निकालने चला गया, जबकि वो अपने सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ उसका ख़ास आदमी पहले ही मौजूद था। मुजाहिद, मैंने जो काम कहा था हो गया? जी सर,
इसीलिए मैं हाजिर हुआ था। ये रही फ़ाइल, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन है जो आपने कहा था। वो फ़ाइल आगे बढ़ाते बोला। गुड। वो फ़ाइल लेता अपने कमरे में आया। सबसे पहले शावर लेकर उसने गंदे कपड़ों से छुटकारा पाया। बाहर आते ही उसने फ़ाइल ली और सोफे पर बैठता पढ़ने लगा। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, मुस्कुराहट उसके चेहरे पर बिखरती गई। माय लेडी, वो उसकी तस्वीर को चूमते बोला और फाइल उठाकर अलमारी के लॉकर में रख दी। मन, क्या प्रॉब्लम है? क्यों मेरा पीछा कर रहे हो तुम? वो चिढ़ते बोली। पिछले 2 सालों से वो उसे समझा समझा कर थक चुकी थी, लेकिन वो भी मन राजपूत था। मजाल है जो किसी की सुन लेता। पीछे नहीं आता, तुम्हारे साथ चल लेता हूँ, ये लो। वो जो पहले उसके पीछे चल रहा था, अब उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगा। उफ, वो सच हो गई थी। पता है मन, एक होता है डीट और एक होता है महाडीट। तुम ना दूसरी कैटेगरी में आते हो। बहुत शुक्रिया मैडम, आपने इस नाचीज़ को कुछ तो समझा। वो सीने पर हाथ रखते झुक कर ये एहसास ले चुका था। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। उसकी अब सच में बस हो गई थी। तुम जानते हो ना मन, मेरा भाई एक पुलिस ऑफिसर है। प्लीज़ लम्स, अब घिसे पिटे डायलॉग मत बोलना। मैं तुम्हें भाई से कहकर अंदर करवा दूंगी। मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। 2 डंडे पड़े तो इश्क मशूकी निकल जाएगी। भला भला तो सुन लो, मैं नहीं डरने वाला और ना मैं पीछे हटूंगा। वो सुकून से बोलता उसे बेसुकून कर गया। वो तो उसे अच्छा भला अपने भाई का डरावा देकर जान छुड़वाने वाली थी, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया था सब। देखो मन, देख ही तो रहा हूँ, चुप करके मेरी बात सुनो। वो उसे डांटते बोली तो वो शरीफ बच्चा मनता मुंह पर उंगली रख गया। देखो मन, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। यहाँ सब तुम्हारी बहुत इज्जत करते हैं। मैं भी तुम्हारी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन जो सब तुम कर रहे हो, ये जो तुम चाह रहे हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। मेरे स्टेटस हमारे स्टेटस में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। शायद तुम्हें कोई एतराज़ ना हो अभी, लेकिन तुम्हारे घर वालों को हो सकता है, मेरे घर वालों को हो सकता है, और हो सकता है आगे जाकर लोगों की बातें सुनकर तुम भी उकता जाओ। तो इससे बेहतर है कि तुम अपने कदम यहीं से वापस मोड़ लो, बजाय इसके कि आगे जाकर बहुत सी जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? वो उसे अपने और उसके दरमियान फ़र्क बताना चाहती थी ताकि वो समझ जाए, लेकिन उसे क्या पता था, जो 2 सालों में ना समझ सका वो 2 दिनों में क्या खाक समझेगा। तुम्हारा हो गया तो अब मेरी बात सुनो तुम लम्स। पहली बात तो ये है कि मेरे घर वालों को कोई एतराज़ नहीं होगा। दूसरा, अगर तुम्हारे घर वालों को एतराज़ हुआ तो वो मैं अपने टैलेंट से दूर कर दूंगा। तीसरा, ना अब ना आगे कभी मैं तुमसे अकता सकता हूँ, ना ही तुम्हें किसी की बातों में आकर छोड़ सकता हूँ। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दो। और आखिरी बात, दौलत, रुपया, पैसा, पावर्स, ये सब अल्लाह की देन है। आज हमारे पास है तो कल को किसी और के पास, तो तो फिर दौलत पर गौर कैसा। लिहाजा आपके तमाम एतराज़ात रद्द किए जाते हैं। और कुछ? वो फिर से अपनी बातों से उसे गुस्सा दिला गया था। तुम ना पहाड़ में जाओ। वो उसे दिखा देती वहाँ से चली गई। तुम्हारे साथ ही जाऊंगा, अब जहाँ भी जाऊंगा। वह पीछे से ऊंची आवाज़ में बोलता उसे रोने पर मजबूर कर गया था। वो भी हंसता हुआ वहाँ से चला गया। सर, एक और कत्ल, और ये भी बिल्कुल उसी तरह हुआ जैसे पिछले मर्डर हुए। आखिर कौन है ये जो कोई सुराग नहीं छोड़ता? यही तो समझ नहीं आ रहा इकराम, आखिर कौन है ये जो एक भी सुराग नहीं छोड़ता? ऐसा पहली बार हुआ है कि मैं इस केस में बहुत बेबस महसूस कर रहा हूँ, लेकिन हिम्मत नहीं हारूंगा। इंशाल्लाह ये जो कोई भी है मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। तुम ऐसा करो कि लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, फिर आगे देखते हैं कि क्या करना है। जी सर। वह भी अपनी कैप उठाता घर की तरफ निकल गया।
अचानक ही उसे याद आया था कि लम्स ने चॉकलेट्स लाने को बोला था, तो वो मुस्कुराता हुआ मार्केट की तरफ गाड़ी मोड़ गया। जानता था बगैर चॉकलेट्स के वो घर गया तो वो उसे घर घुसने नहीं देगी। आखिर उसकी लाडली गुड़िया थी। उसकी चॉकलेट्स लेता वो घर पहुंचा तो वो पहले ही तपी हुई घर में मौजूद थी। लेकिन ज़हीर को देखकर वो सब बोलती बोलती अपनी चॉकलेट्स लेने लगी। अरे यार, अंदर तो आने दो। वो उसके बाहर आकर उसके चॉकलेट्स लेने पर हंसते हुए बोला। ना करे भाई, मेरा मूड बड़ा ही ख़राब है और आपको पता है चॉकलेट्स खाकर ही मेरा मूड ठीक होता है, तो इसलिए जल्दी से चॉकलेट्स दे मुझे। ये लो भाई। लेकिन ये तो बताओ, मूड क्यों ऑफ है जनाब का? वो उसे बाजू के घेरे में लेता अंदर की तरफ बढ़ गया। बस कुछ ख़ास नहीं, आप फ्रेश हो जाएं, फिर आपको मज़ेदार सी चाय पिलाती हूँ। वो मन का जिक्र चाह कर भी ना कर सकती थी। वो सारी बातें अपनी आप ही यानी ऐज़ल से ही करती थी। ऐज़ल उसके और मन के बारे में सब जानती थी। लेकिन उसे भी मन बहुत अच्छा लगता था, जबकि वो अभी तक उससे मिली नहीं थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं बरखुरदार। आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? खुदा को माने बाबा, इतनी रात कहाँ है? अभी तो सिर्फ 8 बजे हैं। वो सोफ़े पर लेटते हुए बोला। अब बता दो कि कहाँ से आ रहे हो? बाबा, यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी चला गया था। पेपर्स होने वाले हैं तो कुछ नोट्स बनाने थे, बस इसीलिए देर हो गई। वो भी शराफत से उन्हें जवाब देता इधर उधर नज़रें दौड़ाने लगा। क्या देख रहे हो? पहले कभी घर नहीं देखा अपना क्या? रफ़ीक साहब ने उसे इधर उधर झांकते देखा तो कहा। क्या यार बाबा, हर वक्त मुझ गरीब को तंज करते रहते हैं। यार, मामा को ढूंढ रहा हूँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला दे। जाओ फ्रेश हो जाओ, मैं मैड को कहता हूँ तुम्हारी मामा तुम्हारी चाची के साथ है, कुछ काम था उन्हें। अबे ज़ारा, तुम बना दो चाय। वो बाबा की बात सुनता ज़ारा से बोला, जो मोबाइल में मगन थी। मुझसे किचन में नहीं जाया जाता भाई, मैड को बोल मुझसे किचन में नहीं जाया जाता भाई, मैड को बोल दे। वो जवाब देती फिर से मोबाइल फ़ोन में बिज़ी हो गई। अब चलना था लाइव शो, इसलिए रफ़ीक साहब ने भी मोबाइल साइड पर रख दिया और ऐसे बैठ गए जैसे अभी सीरियल शुरू होने वाला हो। सब जानते थे ज़ारा को किचन लफ्ज़ से ही नफ़रत थी। नहीं, मुझे मैट की हाथों की नहीं, तुम्हारे प्यारे प्यारे गोल मटोल हाथों से बनी चाय पीनी है। तो जाओ मोटी, जाकर चाय बना लाओ। भाई, आपने फिर मुझे मोटी कहा, मैं आपका खून कर दूंगी।